वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या है, एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। अब हमें ये देखना है कि ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए अभी पहले यहाँ रखा हुआ है और यही हमारा रेफरेंस लेवल है। वो लेवल जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट या फिर उसकी पोजीशन मेजर कर रहे हैं, तो रेफरेंस लेवल मैंने इसे कह दिया है। दिस इज आवर रेफरेंस लेवल। अब इस ऑब्जेक्ट को स्लोली, बहुत धीरे धीरे ले गए और किसी पॉइंट पर, किसी हाइट एच पर हमने प्लेस कर दिया। तो इसकी अब अगर देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एच ऊपर की तरफ हुआ है। तो और ग्रेविटी जो लग रही थी वो तो नीचे डाउनवर्ड लग रही थी ग्रेविटी। तो हम वर्क कहेंगे, वर्क डन बाई ग्रेविटी जो है वो निगेटिव आ गई। वर्क डन बाई ग्रेविटी की अगर बात करें तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, क्योंकि आपका फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो निगेटिव आ गई। तो एक पॉइंट और सोचने को मिलता है कि जैसे ही ये एक ऊपर पोजीशन पे प्लेस कर दिया गया, अब इसके अंदर एक वर्क करने की भी एबिलिटी आ गई है। क्योंकि अगर आप जैसे ही इसे इस पोजीशन से रिलीज करोगे, वैसे ही ये नीचे जाएगा और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी गेन कर लेगा, यानी कि मोशन में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने इसे रेफरेंस लेवल से उठा के एक पोजीशन पे रख दिया तो वर्क डन बाई ग्रेविटी निगेटिव हो गया, लेकिन इसके अंदर एक एबिलिटी आ गई टू डू वर्क, या कह सकते हैं एक एनर्जी स्टोर हो गई। उस एनर्जी को हम अभी लेक्चर में आगे ही डिस्कस करेंगे। पहले अभी यहाँ पे समझ में आता है कि वर्क डन बाई ग्रेविटी माइनस एम जी एच है। आगे की बात करते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, रेफरेंस लेवल पे है यहाँ पर, हमने उसे उठा के नीचे ले गए हैं और नीचे किसी हाइट, किसी यहाँ पर रख दिया ये। अब ये अपना रेफरेंस लेवल है, इसकी ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो देखें आप, तो ये एच आई है और ये एच एफ है हाइट। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डेल्टा एच है, जो कि निगेटिव है, जिसे हम कहेंगे एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। तो हमें देखने को मिलता है भाई कि देखिए जो आपका फोर्स है वो भी डाउनवर्ड है, जिसे नेगेटिव कंसीडर किया जा सकता है। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डाउनवर्ड है। तो फोर्स की डायरेक्शन mg की डायरेक्शन भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा एच उसकी डायरेक्शन भी नीचे है। तो इस केस में वर्क डन बाई ग्रेविटी पॉजिटिव होगा और वर्क डन बाई ग्रेविटी डब्ल्यू जी अगेन एम जी डेल्टा एच, यानी कि उसकी पोजीशन में कितना वर्टिकल चेंज आया। डेल्टा एच क्या है, पोजीशन में वर्टिकल चेंज। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को थोड़ा और डिटेल में। मान लीजिए एक बॉडी को हमने किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने इसे चलाया, या फिर हमने यहाँ से पॉइंट बी से उठा के ले गए, पॉइंट बी पर ए पर प्लेस कर दिया, पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट ए की जो हाइट है इस रेफरेंस लेवल से हमने स्मॉल एच मानी, और ये जो लेंथ है हमारी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इसे हमने स्मॉल एल कहा। ये एंगल हमारा थीटा है। तो सबसे पहले इसी ट्राइंगल को देख लेते हैं। सो साइन थीटा अगर डिफाइन करने चले हम, तो हमें पता चलता है ये हो जाएगा एच अपॉन एल। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब जब हमने इसे पॉइंट बी से, जो कि हमारा इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट एफ जो कि ए है, फाइनल पॉइंट है, यहां तक ले गए, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी देखना चाहते हैं। तो ग्रेविटी तो जो बिल्कुल है डाउनवर्ड लग रही होगी, तो ग्रेविटी ये नीचे आ गई। तो ये हो गया, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है। तो आप देखें कि ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है। तो मैं आपको बताता हूं कि भाई ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और डेफिनेटली ये एंगल आपका 90 प्लस थीटा होगा। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट एल हुआ है और जो आपका वर्क, जो आपका फोर्स है, इसके बीच में 90 प्लस थीटा का एंगल है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी हम यहाँ से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट है L, और जो आपका एंगल है वो cos 90 प्लस थीटा। अब ये कैसे लिखा है, क्योंकि वर्क डन बाई अ फोर्स
इज इक्वल टू होता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा है। अब आपको बताएं कि cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा mgl माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस mgl साइन थीटा, w इज इक्वल टू, और इक्वेशन 1 से देखें आप, l साइन थीटा अगेन h है, तो माइनस का ये mgh हो गया। एक बात समझ में आती है कि अगेन हमने वर्क डन बाई जब ग्रेविटी देखा तो कुल मिला के हमें किस पाथ पे चले इस पे बात ही नहीं है, हमने देखा कि रेफरेंस लेवल से वो कितना ऊपर जा रहा है इस h पे डिपेंड कर रहा है। हमने पाथ को तो पहले लिया, पर हमें जब इक्वेशन सॉल्व करी तो ये ऑब्जर्व करने को मिला कि ये इस पाथ से इंडिपेंडेंट हो गया है, बस ये रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर गया इस बात पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो ये अगेन वर्क डन बाई ग्रेविटी माइनस का mgh, और h क्या है, रेफरेंस लेवल से उसकी कितनी हाइट है इस बात पर डिपेंडेंट है h। अब एक और केस देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट को सीढ़ियों के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इस केस में वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा ये देखना चाहते हैं। मान लीजिए हर एक स्टेयर की जो ये विड्थ है इसे मैं कह देता हूँ L, और ये जो हाइट है ये कह दी H। ऐसे N है, ये N है, तो आप देखें जो फाइनल होगा इसकी जो रेफरेंस लेवल से हाइट होगी, ये ऐसी N स्टेयर्स हैं, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी N इंटू एच, N इंटू एच, और ये जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी N इंटू एल। अब हम देखना चाहते हैं कि वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा। तो जब यहां से उठाया तो ये H, अगेन यहां से यहां तक का जो वर्क डन है, पहली स्टेयर की बात करूं तो पहली स्टेयर में जो वर्क डन होगा ग्रेविटी का वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट एच ऊपर की तरफ हुआ और ग्रेविटी नीचे की तरफ है। तो पहला वर्क जो फर्स्ट स्टेयर में चढ़ाने के लिए हुआ ग्रेविटी का, तो मैं बात कहूंगा उसको माइनस का mgh। फिर ये जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट है वो इधर की तरफ है, पहला डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन में है। तो यहां पर जो वर्क हो रहा है वो वर्क तो जीरो होगा। रीजन क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और ग्रेविटी इस डायरेक्शन में है, बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे वर्क जीरो होगा। अब दूसरी मतलब पहली स्टेयर में जो वर्क हुआ वर्क डन बाई ग्रेविटी वो माइनस का mgh ही आया। इसी तरीके से दूसरी जो आपकी स्टेयर है वो आइडेंटिकल है पहली की तरह ही, क्योंकि उसकी h ये है और इसकी जो विड्थ है वो l है। तो अगर मैं सारे वर्क को देखूं तो फर्स्ट स्टेयर में जो वर्क डन बाई ग्रेविटी है माइनस का mgh, सेकंड में भी क्या है वर्क डन बाई ग्रेविटी माइनस का mgh, थर्ड को भी देखें तब भी यही चीज ऑब्जर्व करने को मिलती है माइनस mgh। तो हम कह सकते हैं कि वर्क टोटल वर्क डन बाई ग्रेविटी यहाँ पॉइंट ए से आपके इस पॉइंट तक पहुंचने में जो है पॉइंट इस वाले पॉइंट से वो कितना हो गया, तो n स्टेयर से तो w n भी क्या होगा आपका माइनस का mgh, और टोटल जो वर्क हो गया तो n स्टेयर्स को क्रॉस करने में वर्क डन बाई जो ग्रेविटी रहा होगा वो हो जाएगा आपका w1 प्लस w2, हर एक का वर्क ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा माइनस mgh, फिर अगेन माइनस mgh, ऐसे n वर्क्स हैं। तो माइनस mgh जब इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का mgh, और यहाँ पे n और आएगा n टाइम्स। तो जब ये आएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस mg और n इंटू एच, और n इंटू एच अगेन फाइनल जो पोजीशन है उसकी रेफरेंस लेवल से कितनी हाइट है वो है, तो अगेन वर्क डन बाई ग्रेविटी माइनस का mgh। तो हमें यहाँ पे समझ में आता है कि वर्क डन बाई ग्रेविटी फाइनल पोजीशन की रेफरेंस लेवल से क्या हाइट है इस बात पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमें सारे वर्क डन बाई ग्रेविटी के केसेस समझ में आ गए हैं। अब कंजर्वेटिव फोर्स, कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनका किया हुआ वर्क केवल डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन को, तो ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इफ द वर्क डन बाय द फोर्स, इफ वर्क डन बाय द फोर्स
does not depend on the path taken by the object, but it depends on the final final and initial position of the object. Then these type of forces are called conservative forces. ठीक है, तो इस जितने भी है ये कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि अगर मान लीजिए अगर कोई फोर्स केवल कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैं ए से बी किसी ऑब्जेक्ट को अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ले जा रहा हूँ, तो पहला मैंने पाथ मान लीजिए कुछ इस तरीके का चूज किया, ये फर्स्ट पाथ है। कोई दूसरा पाथ मैंने सिंपल स्ट्रेट लाइन चूज किया, तो ये सेकंड पाथ है। और मैंने तीसरा पाथ जो यूज किया वो कुछ इस तरीके का यूज किया, तो ये थर्ड पाथ है। तो मैंने तीन पाथ चूज किए हैं। अब देखिए कि केवल कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा फर्स्ट पाथ में, सेकंड पाथ में और थर्ड पार्ट तीनों में सेम ही होगा, बिकॉज द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पार्ट टेकन, ये पॉइंट है। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये दूसरा पॉइंट है। तो इस टाइप के फोर्सेस जिनका वर्क पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है कंजर्वेटिव कहलाते हैं। कि किस किस पाथ पर ऑब्जेक्ट चला अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जाने के लिए, उस पर वर्क डिपेंड नहीं कर रहा है उन फोर्सेस का, तो ऐसे फोर्सेस हमारे कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। अभी जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि आपका जो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी का वर्क जो है केवल डिपेंड कर रहा है कि रेफरेंस लेवल से हाइट कितनी है, किस पाथ से चले आप इस बात पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं ग्रेविटी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एक कंजर्वेटिव फोर्स की पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पार्ट टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, बट इट डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक दूसरी प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स in a closed loop is always zero, always zero। ये दो प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए एक क्लोज लूप है, किसी भी तरीके का क्लोज लूप है, इस तरीके का मैं कह दूं, तो इस केस में इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तो ऑब्जेक्ट की सेम है। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होगा, इस यहां से लेके अगेन उसी पॉइंट ए से स्टार्ट करके अगेन पॉइंट ए पर आने में जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा, इस पाथ को मैंने कह दिया मान लीजिए पाथ 1, तो ये पाथ पर 0 होगा। तो ये एक और प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स की। अब जो है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स हमें समझ में आ गया कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। अब आगे की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके कौन कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो सबसे पहला जो कंजर्वेटिव फोर्स पाया गया, जो अभी हमने देखा भी था, वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा आपका कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। तीसरा कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स यानी कि हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग फोर्स की, तो इलास्टिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये तीन आपके जनरली नेचर में पाए जाने वाले कंजर्वेटिव फोर्स है। इलास्टिक फोर्स का एक एग्जांपल हो सकता है स्प्रिंग फोर्स। अब देखें आप कि
जब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, तो कुछ और बात भी हुई कि भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी देख लेते हैं। तो नॉन इफ द वर्क डन बाय if work done by force depends on the path taken by the object, path taken by the object, then this type of force is called non-conservative force। अब आपके ये तीनों जो फोर्सेस हैं इनको छोड़ दें तो बाकी सारे फोर्सेस क्या हो गए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गए। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक आध फिर भी एग्जांपल समझ लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये आपके, या फिर मैं कहूँ न्यूक्लियर फोर्स है, ये सारे आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नेचर में। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बाद की बात है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, कैसे समझे पोटेंशियल एनर्जी को। तो समझते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है, पहले तो एनर्जी को आप जानते हैं, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी है, इस बात का मतलब ये है कि उसके अंदर एक एबिलिटी है कि वो कोई हम उससे काम ले सकते हैं। तो अगर इस बात को थोड़ा आसानी से समझते हैं कि क्या है पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट सिंपल रेफरेंस लेवल पे रखा है, तो क्या अभी इसके अंदर कोई टेंडेंसी होगी कुछ चलने की, आगे बढ़ने की, अगर हम इस पे कोई फोर्स ना लगाएं तो इसकी कोई टेंडेंसी नहीं है, ये कहीं और अपने आप ऐसे नहीं जा सकता। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट के को मैं उठा के एक हाइट, रेफरेंस लेवल से एक हाइट पर उठा के रख दूं या पकड़ लूं, अभी मैं इसको पकड़ूं ऐसे ही और ऐसे ही छोड़ दूं बिना कोई फोर्स लगाए, तो ये यहीं रहेगा। लेकिन यहां से अगर मैं रिलीज करूंगा जैसे, नाउ इट विल मूव एंड इट विल स्ट्राइक विथ सम वेलोसिटी विथ द ग्राउंड। ठीक है, तो यहां पर इट हैज अ टेंडेंसी टू डू सम वर्क, और वी कैन से एट दिस टाइम दिस बॉडी possess सम एनर्जी। पर ये एनर्जी कहां से आई, ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। So what is the potential energy? It is the energy possessed by a body or a system due to its configuration or its position is called potential energy। तो potential energy अब क्या, केवल एक और एग्जांपल से समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। मान लीजिए एक चार्ज रखा है, अभी स्पेस में ये रखा हुआ है, आप इसे ऐसे ही छोड़ दें ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अब क्या करा, पॉइंट ए पर एक चार्ज रखा था, दूसरा चार्ज मैं उठा के पॉइंट बी पे रख दिया है, दोनों मान लीजिए इक्वल हैं, और मैं इन्हें पकड़ा हुआ हूं। लेकिन इन दोनों चार्जेस की अभी टेंडेंसी क्या है, एक दूसरे से भाग जाने की। अगर मैं इसको फिक्स्ड रखूं और इसको रिलीज कर दूं तो ये भाग जाएगा इस तरफ, यानी कि इट हैज सम एनर्जी, इट हैज सम एनर्जी, इनके इसके अंदर कुछ एनर्जी थी जिसकी वजह से तो ये भाग रहा है, या फिर काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। पर ये बात बोलते समय कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, हमें देखना पड़ेगा कि केवल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है क्या, इसके पास नहीं है। तो इसको ऐसे सोचते हैं कि अब हम क्या करते हैं कि चार्ज बी को फिक्स रखते थे और चार्ज ए को रिलीज करते, तो ये भी भाग गया, तो इसका मतलब इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्या ये क्या है कि केवल ए के पास है बी के पास नहीं है, ये भी गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं कह दूं कि दोनों चार्जेस को अगर मैं रिलीज कर दूं तो दोनों चार्जेस भाग जाएंगे एक दूसरे से कुछ वेलोसिटी पे, तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ दोनों के पास एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कोई सिंगल पार्टिकल शेयर नहीं कर रहा होता, या केवल सिस्टम का कोई एक पार्टिकल नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी हर एक पार्टिकल शेयर कर रहा होता है, उसका कुछ रेशियो रहता है, उस पर हमें नहीं जाना है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी सिंगल पार्टिकल की नहीं हो सकती, किसी किसी आपके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, या एटलीस्ट टू पार्टिकल्स चाहिए। अब जैसे कि बात करें यहाँ पर कि हमने ग्राउंड से उठा के रखा, हम कह देते कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो वास्तव में इसकी नहीं है। दिस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इज शेयर्ड बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ। तो इनके बीच की ये पोटेंशियल एनर्जी है जो शेयर्ड है। तो अब बात करते हैं भाई पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स। सो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर एवरी फोर्स,
कुछ ही फोर्सेस हैं जिनके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये देखा गया कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस की फील्ड एग्जिस्ट करती है उन्हीं के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। जैसे कि आपका पहला कहें तो हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, और वो पोटेंशियल आपकी एनर्जी कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहली तो ये हो गई। दूसरा हमने बताया था कंजर्वेटिव फोर्स जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसके लिए एक कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड, एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा जो डिस्कस किया था इलास्टिक फोर्स, जिसको मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट हमारी अभी बातचीत है स्प्रिंग फोर्स से। तो इसके लिए एक एनर्जी डिफाइंड हो गई पोटेंशियल एनर्जी, वो कौन सी है? वो आपकी है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब देर इज अ रिलेशन बिटवीन द कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, उस रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन, तो क्या रिलेशन है आपका कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में? तो ये बताया गया द नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू negative change in potential energy of the system और बॉडी। यानी कि अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स कोई वर्क करता है तो उस वर्क, अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स कोई वर्क करता है तो उस वर्क का निगेटिव जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि डेल्टा यू जो है आपकी, ये है आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो बराबर होती है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपका ये जो है, इससे हम सबसे पहले अब देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहां पर एक चीज हम ये मान रहे हैं कि ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। अब ये मान रहे हैं कि देर इज नो वेरिएशन। हम स्मॉल हाइट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे देर इज नो वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द हाइट। अभी ये मान के चल रहे हैं क्योंकि ये हाइट जो है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, कम हाइट का डिस्प्लेसमेंट है या कम हाइट है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस लेवल से, जो कि अर्थ की सरफेस है। तो तब इस केस में क्या होगा? तो जैसे कि हमें पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है, या मैं कहूं यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स आपका ग्रेविटी है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो बराबर होती है कि एक तो ग्रेविटी का फोर्स और जो उसका रेफरेंस लेवल से जो भी, या फिर मैं कहूं जो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस पे ही डिपेंडेंट है।
बाकी तो चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं है। एक एग्जांपल से फिर से यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं इस बात को। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था पहले, जिसकी इसकी पोजीशन इनिशियल पोजीशन रेफरेंस लेवल से HI थी, बाद में उठा के यहाँ रख दिया गया। तो इसकी जो रेफरेंस लेवल से पोजीशन है वो अगेन आपकी HF है। तो हम कह सकते हैं भाई इसमें जो अभी आपकी जो वर्क हुआ है वो डेल्टा एच हुआ है। तो ये आपका वर्क डन बाई ग्रेविटी माइनस का mgh डेल्टा एच हो गया। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि भाई वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुआ इस बात पे डिपेंड करता है वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो इस बात को एक बार फिर से रिकॉल कर लिया हमने। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होता है mg एंड डेल्टा एच। अब डेल्टा एच अगर ऊपर है, ऊपर की तरफ मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे अभी कंसिडर कर रहा हूँ मैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया गया है। तो ये आ गया वर्क डन बाई ग्रेविटी जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इतना समझ में आया। अभी हम पहले भी समझ के चुके हैं कि भाई एक पॉइंट अभी हमने समझा था, डेल्टा यू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी है तो हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी, और दैट इज नेगेटिव माइनस का mg डेल्टा एच। तो ये आ गया आपका चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mg डेल्टा एच। थोड़ा और समझते हैं इस बात को। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है अभी यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने कह दी कि अगर ऑब्जेक्ट रेफरेंस लेवल पे है, हम रेफरेंस लेवल पे मानते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर रेफरेंस लेवल पे है, जो भी हमने डिसाइड किया, इस लेवल पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इस लेवल पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसिडर करते हैं। इस रेफरेंस लेवल से हमने ऑब्जेक्ट को उठा के एक हाइट h पर रख दिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई, uf इज इक्वल टू यू कह दिया हमने। तो और यहाँ पे u इनिशियल जीरो था। तो फिर से अगर वही बात देखें तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हुआ, वर्क डन बाई ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो हो गया आपका, ये कह देता हूं मैं h है, तो h डिस्प्लेसमेंट हुआ है ग्रेविटी, मतलब अंडर द ग्रेविटी। तो आपका ये h डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी आ गया माइनस का mgh, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और फोर्स नीचे की तरफ है। तो अगेन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस WC वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, डेफिनेशन से माइनस माइनस ऑफ mgh दैट इज mgh, और डेल्टा यू क्या है, u फाइनल माइनस का u इनिशियल, डेल्टा u है, इज इक्वल टू mgh। u इनिशियल तो जीरो है और u फाइनल u है, तो u माइनस जीरो इज इक्वल टू mgh, जहाँ यहाँ से लिख सकते हैं u इज इक्वल टू mgh। तो हमें ये बात समझ में आई। आगे एक बात ये है कि h पर डिपेंडेंट है भाई, वर्टिकली क्या रेफरेंस लेवल से पोजीशन है इसकी, इस पर डिपेंडेंट है। तो एक पॉइंट ये है कि भाई आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू रेफरेंस लेवल या ओरिजिन पे जीरो होती है, एक पॉइंट ये है। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल से किसी ऑब्जेक्ट की क्या हाइट है इस बात पे डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करती है, और अच्छे से बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी फ्रेम डिपेंडेंट है। ये बात भी सही है। आगे की बात करते हैं और कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है इस बात पे। अब और अच्छे से चीजों को समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी तो हमने अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो समझ ली है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो देखिए वर्क डन बाई ग्रेविटी तो नेगेटिव होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि वर्क डन बाई ग्रेविटी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लाते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। रीजन क्या है कि इस केस में वर्क डन बाई ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, और डेफिनेशन क्या है, द डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये पॉजिटिव तो डेफिनेटली डेल्टा यू नेगेटिव होगा। तो नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है। नेक्स्ट कंजर्वेटिव फोर्स जो अभी हमारे क्लास 11th में है वो है स्प्रिंग फोर्स।
तो स्प्रिंग फोर्स के अंदर एक इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसे हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि क्या है वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, तो उसकी वैल्यू हमने निकाली थी। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स जो आया था वो आया था माइनस का 1/2 kx स्क्वायर। अब यहां पर जो k है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, और आपका x जो है दैट इज चेंज इन नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। हमें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हमें यह भी पता है कि स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम लिख सकते हैं कि चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू एस, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो है माइनस माइनस 1/2 kx स्क्वायर होता है। तो ये हो गया आपका 1/2 kx स्क्वायर। अब ये भी जानते हैं कि स्प्रिंग की अगर नेचुरल लेंथ में कोई चेंज ना करें तो स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं देता, तो इसके अंदर इस समय कोई एबिलिटी नहीं है कोई भी वर्क कराने की। तो हम कह सकते हैं कि जब आपका स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर होता है तो उस कंडीशन में इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। और मान लीजिए स्प्रिंग को हमने कंप्रेस या एलोंगेट कर दिया, तो इस केस में आपकी जो है इसके अंदर कुछ एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं कि भाई u फाइनल हमारा u है और u इनिशियल 0 है, तो यहाँ लिखेंगे u इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर, या यहाँ पर us लिख दें तो us इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। तो आपकी जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो हो गई 1/2 kx स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी समझ में आई। तो आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कंजर्वेटिव फोर्स के एक्शन में चला, तो और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत जरा सा हुआ, मैं कहूँ यहां से यहां, जिसे मैंने कहा dx या dr कह देते हैं, dr डिस्प्लेसमेंट है, dr वेक्टर ये है, और आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो मान लेते हैं f है। तो इस केस में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट की वजह से कंजर्वेटिव फोर्स ने भी छोटा सा वर्क किया होगा जिसे हम कहेंगे F.dr वेक्टर। अब अगर हम देखें तो भाई यही हमारा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में चेंज है, कंजर्वेटिव फोर्स की फील्ड भी इसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ अभी चीज़ों को, क्योंकि हमारे कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ। या फिर मैं इसको और जनरलाइज कर दूं तो कह देता हूं कि केवल कंजर्वेटिव फोर्स की जो फील्ड है वो अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही है। हमारी बॉडी पहले यहां रखी हुई थी, इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ये बहुत जरा सा डिस्प्लेस हुई है, जिसको हम कहते हैं dx डिस्प्लेसमेंट। कंजर्वेटिव फोर्स की भी डायरेक्शन यही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो वर्क डन बाई होगा कंजर्वेटिव फोर्स वो बहुत जरा सा होगा, जिसे हम कह देते हैं एफ सी इंटू डी एक्स। तो अगर बात करें कि ये डिस्प्लेसमेंट बहुत जरा सा है, तो यहां से यहां तक जो जाने में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, वो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज बहुत जरा सा होगा, तो हम उसे du कहेंगे। तो डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन 1 कुछ इस तरीके से हो जाती है, du इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ सी डी एक्स। तो यहां से देखा जा सकता है एफ सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ये हमने सिंगल डायमेंशन के लिए लिख ली। अब अगर मैं बात करूं कि 3D में, तो सेम इक्वेशन हो जाती है। देखिए अब इसे अगर मैं लिखना चाहूं तो 1D के लिए मैंने लिखा है, तो केवल एक्स एक्सिस के लिए लिखा है, तो क्या लिखा है डी यू बाई डी एक्स, और यहां पर लगा दूंगा आई कैप क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन
पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो अगर मैं 3D में लिखना चाहूँ सेम इक्वेशन जिसका एनालिसिस हमारे कोर्स से बाहर है, तो मैं जनरलाइज करके बस लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस इधर ब्रैकेट में डी यू ओवर डी वाई जे कैप प्लस डी यू ओवर डी जेड के कैप। अब इसे और अगर अच्छा लिखना चाहें और तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लेकिन हमारे ये कोर्स में नहीं है, फिर भी यहाँ पर कंप्लीट रहें चीजें, थोड़ी ज्यादा अच्छी रहें, तो इसलिए मैं इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ। लेकिन ये याद रखें ये हमारे सिलेबस से बाहर की बात है, तो हम इस पोर्शन को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर दो बातें हो सकती हैं, या तो डी यू ओवर डी एक्स पॉजिटिव हो सकता है या डी यू ओवर डी एक्स निगेटिव हो सकता है, तो हम इसी का डिस्कशन करते हैं थोड़ा। तो मान लेते हैं कि भाई चीजों को और अच्छे से समझते हैं कि अगर कोई एक बॉडी है, यहां पर मान लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की फील्ड लगी हुई है, या अगर हम ग्रेविटी का ही एग्जाम्पल लेके कंसिडर करें तो ज्यादा अच्छा है, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने ग्रेविटी का एग्जाम्पल लिया सबसे पहले। तो आपका ऑब्जेक्ट यहां है और यहां से हमने इसके ऊपर अर्थ जो है अपनी ग्रेविटी का फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, वो फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमें और चीजों को डिटेल में जानना है। अगर मैं इस को ऊपर ले जाऊं, यानी कि dx ऊपर, या dy कह लो या dx कह लो, dy कह देते हैं या dh कह देते हैं, y कह देते हैं, चलिए ज्यादा अच्छा है। तो अगर मैं dy ऊपर ले जाऊं, तो ऊपर ले जाने पर मान लीजिए यहां से यहां तक ले जाने में हमारा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज du हुआ है। तो जैसा कि हमें पता है ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव होगा, ऊपर जाने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो हम लिख सकते हैं यहां से du ओवर dy जो है वो पॉजिटिव है। तो हमने कंजर्वेटिव फोर्स कैसे डिफाइन किया था अभी, हमने कहा था माइनस का du ओवर dx, अब यहाँ पे dx की जगह dy, तो du बाई dy। तो आपका कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया भाई, ये पॉजिटिव है तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, निगेटिव। अगर आपका कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव आता है तो इसका मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है भाई, ये हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर हमें किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो हम उस कंजर्वेटिव फोर्स की नेचर कैसे देखेंगे, ये हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से मिलती है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, अगर du ओवर dr पॉजिटिव है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ाने पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, अगर फील्ड फोर्स की डायरेक्शन में, क्या डायरेक्शन के अपोजिट डिस्टेंस बढ़ाने पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसा फोर्स आपका कैसा होगा, ये du बाई डी आर अगर इंक्रीज हो रहा है पोजीशन चेंज करने पर, तो वो फोर्स आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख देता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर आपका ये du ओवर dr नेगेटिव है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उस केस में आपका देखिए Fc क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में Fc पॉजिटिव हो जाएगा, और Fc पॉजिटिव होने का मतलब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है या रिपल्सिव फोर्स है। तो सीधी सी बात है, अगर d ओवर dr नेगेटिव है तो आपका आपका फोर्स रिपल्सिव इन नेचर है, अगर du ओवर dr पॉजिटिव है तो फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है। तो अगर किसी बॉडी पर लग रहे सभी फोर्सेस का सम जीरो है, तो हम कहेंगे बॉडी आपकी या तो रेस्ट पे होगी या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी। तभी पॉसिबल है, क्योंकि अगर सभी फोर्सेस का सम जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब पहला केस है आपका या तो बॉडी रेस्ट पे हो या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो। तो ये दो हमें बातें एकदम क्लियर हैं। तो
ये आपका कहलाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये आपका कहलाता है भाई डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो हम अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, या दोनों में से किसी की कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बॉडी पे लग रहा है सभी फोर्सेस का सम जीरो है, तो आपकी बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। तो एक बात ये समझ में आई। अगर केवल बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स हो तब क्या होगा? अगर बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स हो तब क्या होगा, इस चीज को देखना चाहते हैं। तो हमें पता है एफ कंजर्वेटिव इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस है उनका सम जीरो हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स को हमने डिफाइन किया था डी यू माइनस डी यू ओवर डी आर इज इक्वल टू जीरो। तो डी यू ओवर डी आर जहां पर जीरो होगा वहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। इक्विलिब्रियम को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। अब इक्विलिब्रियम भी दो टाइप के हैं आपके, एक होता है स्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल और अनस्टेबल क्या है? मान लीजिए आपके पास एक हेमीस्फेयर है, हॉलो हेमीस्फेयर, आपने इसके अंदर एक बॉल को रखा। अभी देखें तो ये बॉल अपने रेस्ट की पोजीशन पे है, हम कह सकते हैं इस पे लग रहा है सभी फोर्सेस का सम जीरो है। अब मान लीजिए आपने इस बॉल को इसकी पोजीशन से बहुत जरा सा डिस्प्लेस किया। अगेन जब डिस्प्लेस किया तो वापस ये क्या, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, अगेन अपनी पोजीशन, जो मीन पोजीशन थी, जिस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम की भी कह रहे हैं कंडीशन, तो उस पोजीशन पे आने की टेंडेंसी होगी। तो इसको जैसे कि एक और चीज देखी होगी आप लोगों ने, कि जैसे एक होता है जोकर काइंड का होता है, आप उसे हिट करते हो तो वो पहले ऐसे ऑसिलेट होता है, फिर अगेन वापस ऑसिलेशन के बाद कुछ टाइम बाद अगेन वो अपनी मीन पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम देखने का तरीका भी समझ में आया। अगर हमने बॉडी को जरा सा डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस करने के बाद बॉडी पे फोर्सेस जो एक्ट करें वो हमेशा बॉडी की मीन पोजीशन की डायरेक्शन में एक्ट करें, तो वो आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। एक और चीज देखते हैं, मान लीजिए एक बॉल है और ये टॉप ऑफ द हेमीस्फीयर रखी है। अब यहां से इसे जरा सा शिफ्ट करें, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये अगेन मीन पोजीशन पर नहीं आएगी बल्कि बाहर चली जाएगी। तो अभी इक्विलिब्रियम में तो है पर ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो हमें ये भी समझ में आया कि स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को और गहराई से जाने तो हमें ये देखने को मिलता है बेटा कि यहाँ पर जो बॉडी है इस पे कोई भी फोर्सेस आपकी मीन पोजीशन की डायरेक्शन में नहीं आए। तो एक पॉइंट हमें ये भी समझ में आया। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई आपकी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, या पहले तो ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो हम ये चीज जानते हैं कि कैसे हम इसे फाइंड करें। मान लीजिए आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ दे रखा है। पोटेंशियल एनर्जी आपको पोजीशन ग्राफ दे रखा है, डिफरेंट पोजीशन पर किसी ऑब्जेक्ट की क्या पोटेंशियल एनर्जी है, ये ग्राफ दे रखा है। तो इसकी हेल्प से हम जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में रहेगा, किस पोजीशन पर वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, किस पे अनस्टेबल है। ये दो तीन पॉइंट हम जानना चाहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है। इस पे मैं पॉइंट एक ए डिफाइन कर दे रहा हूँ, एक पॉइंट इधर ए के थोड़ा सा पास में आगे की तरफ नेक्स्ट पोजीशन पे पॉइंट बी डिफाइन कर दिया, और इससे थोड़ा सा पीछे की तरफ पॉइंट सी डिफाइन कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर मैंने पॉइंट डी डिफाइन कर दिया, यहाँ पॉइंट ई और यहाँ पॉइंट एफ डिफाइन कर दिया है। अब देखें तो ए पॉइंट पर मैं देखना चाहता हूँ क्या फोर्सेस का सम जीरो है, और अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम की कंडीशन यानी कि फोर्सेस का सम जीरो होना, तो आपका डी यू बाई डी आर जीरो होना। तो अगर डी यू बाई डी आर, और डी यू बाई डी आर क्या बताता है ग्राफ में, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो हमने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताता है ये। तो अगर यहाँ पे देखें पॉइंट ए पर, तो स्लोप अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, ये टेंजेंट जो है हमारी हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप जीरो हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं डी यू बाई डी आर
जीरो हो गया। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपका जो डी यू बाई डी आर जीरो है, तो हम कह सकते हैं भाई फोर्स भी जीरो हो गया। तो पॉइंट ए एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, पॉइंट ए आपका इक्विलिब्रियम का, हमने इसे लिख लिया। अब देखते हैं कि भाई ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। इसको जानने के लिए हमने क्या करा, पॉइंट ए से अगली पोजीशन पे है जो कि ठीक पास में है पॉइंट बी के। यहां पर देखा तो हमें देखने को मिला कि हमने भाई टेंजेंट जो ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ करने पर जो फोर्स आया या टेंजेंट जो आई उसका जो स्लोप आया वो पॉजिटिव आया, यानी कि पॉइंट बी पर जो टेंजेंट का स्लोप है दैट इज दी बी डी यू ओवर डी आर एट बी पॉइंट, ये पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी यू बाई डी आर, जो कि एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, निगेटिव, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर हमने बॉडी को जरा सा आगे बढ़ाया तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया है। यानी कि अगर मैंने कहा कि बॉडी यहां थी पॉइंट ए पे, बॉडी को जरा सा आगे लेके गए, बी पॉइंट ये आ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि फोर्स इधर की तरफ आया जो अगेन इसकी मीन पोजीशन की तरफ आया है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हाँ यहाँ पर वापस मीन पोजीशन पे आने की टेंडेंसी हो रही है बॉडी की। अब अगेन क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि पीछे ले जाने पर नहीं हो, तो हम पीछे की भी बात कर लेते हैं। सी पे अगर हमने पीछे की तरफ डिस्प्लेस किया बॉडी को, पॉइंट ए से सी की तरफ ले गए, तो इस केस में जो आप टेंजेंट देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से आ रही है। सी पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, वो कुछ इस तरीके से आ रही है, वो एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। तो यहाँ पर आप देखें तो स्लोप हो गया निगेटिव, क्योंकि स्लोप बराबर क्या होता है, एम बराबर टेन थीटा बराबर डी यू ओवर डी एक्स या डी आर लिख रहे हैं। तो थीटा आपका ग्रेटर देन 90 है, सेकंड क्वाड्रेंट है, जो कि निगेटिव हो गया, तो आपका डी यू बाई डी आर निगेटिव हो गया। अगर डी यू बाई डी आर निगेटिव हो गया तो आपका फोर्स क्या होता है, माइनस का डी यू बाई डी आर, जो कि हो गया पॉजिटिव। तो आप बॉडी को अगर इधर लेके गए तो फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन आ गया। अगेन पॉइंट सी पर ले जाने बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एक ही डायरेक्शन में, पॉइंट बी पर ले जाने पे भी बॉडी पे जो फोर्सेस है वो एक ही डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए हमारा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब आगे देखें तो आगे देखने को मिलता है कि भाई डी पॉइंट पे भी तो पैरेलल नहीं है टेंजेंट, लेकिन पॉइंट ई पर जो है अगेन अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये इस एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि यहाँ पर टेंजेंट जो कि डी यू ओवर डी आर है, इसकी वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पर फोर्सेस का सम जीरो है, या हम कह सकते हैं नेट फोर्स जीरो है। तो ये भी पॉइंट ई भी आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। पर अब ये देखना है हमें कि पॉइंट ई जो है वो आपका कौन सा इक्विलिब्रियम है, क्या पॉइंट ई आपका स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये देखना चाहते हैं। तो अगेन हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ई पे रखा है, हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को पॉइंट ई से हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं, आगे ले जाते हैं जो कि पॉइंट एफ है, और देखते हैं कि इस पे फोर्सेस किस डायरेक्शन में आए, क्या टूवर्ड्स दी ई आ रहा है या फिर मतलब रिपल्सिव फोर्स आ रहा है या अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है। तो हमने एफ पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, जैसे ही एफ पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी हमें देखने को मिला कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो हमारा आया भाई निगेटिव, यानी कि टेंजेंट का स्लोप निगेटिव, यानी कि डी यू बाई डी आर जो आया वो निगेटिव, और फोर्स बराबर क्या होता है, माइनस का डी यू बाई डी आर एट पॉइंट एफ बात कर रहा हूं मैं। नेगेटिव आने का मतलब अगर ये नेगेटिव तो पॉजिटिव आ गया, यानी कि फोर्स हमारा रिपल्सिव आ गया। हमने ई से हल्का सा प्लेस किया, फोर्स की डायरेक्शन भी वही आई जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, यानी कि ये तो दोबारा कभी लौट के ही नहीं आना, ये तो आगे भाग जाना है। तो पॉइंट ई हमारा एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है।